और जानते हैं भारतीय संविधान यानी भारत के संविधान में राज्य व्यवस्था सातवां आक्षेप यही किया जाता है कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था, इसलिए यह संविधान सभा की सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यह आरोप मुख्यतः मुस्लिम लीग तथा कुछ अन्य द्वारा लगाया गया था। ब्रिटेन के कुछ राजनीतिज्ञों ने भी ऐसा आक्षेप किया था कि विंस्टन चर्चिल ने दावा किया था कि भारतीय संविधान सभा भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड बाइकॉट ने तो साफ शब्दों में कहा कि संविधान सभा तात्विकता हिंदुओं का निकाह थी। ये अपेक्षा भी तार्किक दृष्टि से मजबूत नहीं है। धातव्य है कि कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर ही हुआ था और इसी का परिणाम था कि ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। सिख समुदाय को भी सम जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला था। विभाजन के बाद भारत में ही रह गए मुस्लिम लीग के निर्वाचन सदस्यों को भी संविधान सभा में भाग लेने का अंतिम आमंत्रण दिया गया था। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा पर सिर्फ हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए थे। वे इस आरोप को मिथ्या साबित कर देते हैं। संविधान सभा यानी संविधान दिवस 26 नवंबर संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किए जाने के अवसर पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में B.R. अम्बेडकर मेमोरियल की स्थापना भी की। 2015 में भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष है। हालांकि इससे पहले 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान का अर्थ एवं विशेषताएं। संविधान किसी देश के मौलिक कानून को कहते हैं जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है। ये शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके परिस्मारक तथा जनता के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। यही जरूरी नहीं है कि हर देश के संविधान लिखित हों। जो देश के किसी व्यवस्था योजना के तहत संविधान बनाते हैं उनका संविधान तो लिखित होता है, किंतु जिन देशों में संविधान एक बार में नहीं बनता बल्कि धीरे धीरे विकसित होता रहता है, वहाँ संविधान अलिखित होता है। अलिखित होने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ऐसे देशों में संविधान नामक कोई एक बृहद कानून दस्तावेज नहीं होता, बल्कि विभिन्न कानून परंपराओं, परस्पर तथा कानूनी व्याख्याओं के समुच्चय को ही संविधान कह दिया जाता है।
सामान्यतः संघात्मक और परिसंघात्मक देशों का संविधान लिखित होता है, क्योंकि लिखित संविधान के आधार पर ही व्यवस्थाएं चलती हैं। ब्रिटेन जैसे देश जो एकात्मक तथा संसदीय प्रणाली पर आधारित हैं, वहाँ लिखित संविधान की जरूरत प्राय नहीं पड़ती। भारतीय संविधान की विशेषताएं विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को एक न्यायिक निर्णय संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों से प्रभावित। भारत का संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, तब भी ये विदेशी संविधानों तथा संविधानविदों के विचारों का अनुकरण मात्र न होकर अपने आपस में एक सर्वथा अनुपम और नूतन प्रयोग है। इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत की जा सकती है। निर्माण लिखित विशाल संविधान। भारत का संविधान एक लिखित तथा निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है। ये ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित तथा विकसित नहीं है। ये आकार की दृष्टि से विश्व के अन्य सभी संविधानों से विशाल भी है। इसके मौलिक संस्करण में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु कई संशोधनों के बाद वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में सूची की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, क्योंकि संशोधनों के माध्यम से जो भी अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं वे किसी न किसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद 21 का, 51 का, अनुच्छेद 300 का के इत्यादि। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुच्छेदों का मूल क्रम न बदले और उन्हें पढ़ने में बार बार बाधाएं पैदा न हों। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अत्यंत विशाल होने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनके व्यापक प्रावधानों को स्वीकार किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मन के संविधानों का प्रभाव विशेष रूप से स्वीकार किया गया। इससे संविधान का लंबा होना आवश्यक ही था। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह सिर्फ संघ से संबंधित प्रावधान नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रांतों से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान लिखे जाने से भी संविधान लंबा हो गया है। चूंकि भारत में धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, मुख्य धारा से कटे हुए बहुत से लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं, इसलिए संविधान निर्माता उन सभी को मुख्य धारा में लाने वाले प्रावधान करना चाहते थे। भारतीय संविधान में सिर्फ मूल सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रावधानों भी प्रस्तुत किए गए हैं। चूंकि संविधान निर्माण के समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी बहुत सी समस्याएं स्वाभाविक थीं, इसलिए संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों को भी शामिल किया है।
मूल अधिकारों के विस्तृत वर्णन के साथ विशिष्ट परिस्थितियों में उन पर लागू होने वाले युक्तियुक्त प्रतिबंधों का निर्वर्धनों को भी संविधान सभा ने अपने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए संविधान में शामिल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के नीति निर्देश तत्वों को भी शामिल किया, जिसमें संविधान लंबा हो गया। संविधान में उस समय के तात्कालिक समस्याओं को देखते हुए कुछ अस्थायी प्रावधान भी किए गए थे, जो भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 392 तक 69 से 392 तक विस्तृत थे। आगे चलकर इनमें से कई प्रावधान हटा दिए गए। संविधान के लंबे होने का कारण ये अस्थायी प्रावधान ही थे। संविधान सभा की सर्वोच्चता। संविधान सभा द्वारा भारत में संवैधानिक स्वच्छता स्थापित की गई है। इसका अर्थ है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये सारे लक्षण विधि के शासन की स्थापना करते हैं। कठोरता व लचीलापन का मिश्रण भी है। भारत का संविधान कठोर या अन्नमय तथा लचीले या शून्यमय संविधान का समन्वित रूप है। लचीला या शून्यमय संविधान वो होता है जिसके प्रावधानों को सरल प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर व अन्नमय संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसके परिणाम संविधान में संशोधन असंभव हो जाता है। भारत में संविधान के अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए संसद के सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। और कुछ उपबंध जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, उच्चतम न्यायालय से संबंधित विषयों तथा अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन के लिए इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसके बावजूद इसमें बहुत से विषय ऐसे भी हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों से संबंधित प्रावधान इसी वर्ग में शामिल होते हैं। इस तरह भारत में संवैधानिक संशोधन की कठिन व सरल दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। ये अमेरिका के अन्नमय या कठोर संविधान द्वारा ब्रिटेन के शून्यमय या लचीले संविधान के बीच का रास्ता अपनाया है। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। यूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 1 भारत को एक आत्मक राज्य घोषित करता है, किंतु तात्विकता भारतीय संविधान संवाद संघवाद के मूल्यों को लेकर चला है। भारत में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षणों को अपनाया गया है: लिखित संविधान, सर्वोच्च पर स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों को स्पष्ट विभाजन। किंतु भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरूपण का इस प्रकार किया गया है कि केंद्र का पलड़ा व्यवहारता काफी भारी हो गया है। राज्यपालों की नियुक्ति आपातकाल संबंधी प्रावधान वित्तीय प्रणाली पर केंद्र के हावी होने जैसे लक्षणों के आधार पर केंद्र के अधिक ताकतवर होने को समझा जा सकता है। संसदीय व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि विशेषता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, क्योंकि इस स्वाधीनता प्राप्ति से पहले भारतीय समाज इसका अभ्यस्त हो चुका था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ये प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष है, हालांकि इस वंशानुगत आधार पर नहीं, निर्वाचन के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। उसकी व्यवस्था लागूकारी शक्तियां एवं मंत्री परिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। मंत्री परिषद और संसद में घनिष्ठ संबंध होता है। सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, जो अपनी नीतियों व कार्यों के लिए निम्न सदन अर्थात लोकसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर जब चाहे तो मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकती है। इसका अप्रिय कि जब तक मंत्री परिषद को लोकसभा में सदस्यों का बहुमत प्राप्त रहता है, तब तक यह अपने पद पर बनी रहते हैं। लगभग ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संसदीय ढांचे से प्रभावित होकर ग्रहण की गई हैं। पिछले 2 दशकों में भारत में ये विवाद कई बार उठा है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय प्रणाली का चयन करना उचित था या नहीं। 1990 के दशक में जिस तरह से बार बार केंद्रीय सरकारें बनी और गिरी, उससे लगने लगा कि अब तो अध्यक्षीय प्रणाली का अपना लिया जाना चाहिए, अन्यथा बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर त्रिदलीय प्रणाली को। किंतु पिछले 1 दशक में राजनीतिक अस्थिरता की समस्या भारतीय जनमानस की परिपक्वता से अपने आप सुलझ गई, क्योंकि जन सामान्य ने धीरे धीरे गठबंधनीय ढांचे को अपना लिया, जो कि देश की संघात्मक जरूरतों के अनुकूल भी था और अस्थिरता की समस्या का समाधान भी करता था। स्वतंत्र न्यायपालिका
भारतीय संविधान के स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना के लिए जरूरी भी है। ये विशेषता अमेरिकी संविधान में दिखाई पड़ती है। भारतीय संविधान में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए आवश्यक है। ये इसलिए हेतु संविधान में कई विशेषताएं भी की गई हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के आचरण पर संसद और प्रांतीय विधायकों द्वारा विचार न कर सकना आदि। पिछले वर्षों में भारतीय न्यायपालिका कई बार अपनी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का परिचय देकर लोगों में अपने प्रति आस्था मजबूत की है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तथा शाहबानो जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं सशक्त का प्रमाण दिया है। संसदीय प्रभुत्व एवं न्याय सर्वोच्च में समन्वय भारतीय संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की धारणा के बीच अद्भुत ढंग से समन्वय स्थापित किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाकर सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है तथा संसद को नए विधान बनाने व संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है। किंतु इसके साथ ही संघात्मक प्रणाली के आदर्श के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम व्याख्या करने तथा उन विधियों आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हों। प्रभुत्व संपन्न राज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करती है। इसका अर्थ ये है कि भारत पर आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का नियंत्रण नहीं है। किसी भी विदेशी शक्ति को इसका गृह व विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यातव्य है कि कुछ लोग भारत द्वारा राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता लिए जाने की आलोचना करते हैं और इसे संप्रभुता के विरोध बताते हैं, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता लेते समय स्पष्ट तौर पर घोषित किया गया था कि हम एक संप्रभु राष्ट्र की हैसियत से राष्ट्रीय मंडल के सदस्य बने रहे हैं। हम ब्रिटिश राजा को सांकेतिक तौर पर ही राष्ट्रीय मंडल का प्रमुख मानते हैं, किंतु हमारे लिए उसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। यदि ब्रिटिश राजा भारत की भी आता है तो उसे हमारे राष्ट्रपति की तुलना में कोई प्रमुखता प्राप्त नहीं होगी।
लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका नेहार्थ ये है कि शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में नेहार्थ न होकर भारतीय जनता में लिखित निहित है और जनता निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं शासक वर्ग का चयन करती है। भारतीय राज्य के गणराज्यात्मक प्रारूप स्वयं इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। कि ब्रिटेन आधुनिक लोकतंत्र का जनक होकर भी अभी तक गणतंत्र नहीं बन सका है, क्योंकि वो सम्राट को अभी भी वंशानुगत आधार पर राज्य का अध्यक्ष मानता है। जबकि भारत नवोदित लोकतांत्रिक राष्ट्र होकर भी गणतंत्र को स्वीकार करता है, जो कि उसकी राजनीतिक प्रवक्ता का स्पष्ट परिणाम है। समाजवादी राज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित करती है। धातव्य है कि भारत मूल संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द समाजवाद नहीं था। इसे 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी राज्य का तात्पर्य ये है कि भारत की द्वारा लोक कल्याण नीतियों के माध्यम से अर्थात न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। धातव्य है कि भारत में अपनी परिस्थितियों के लिए समाजवाद को अपनाया गया, जो गांधीवाद विचारधारा और लोकतंत्र को भी साथ लेकर चलता है। ये भूतपूर्व सोवियत संघ, चीन, अन्य चिरपरिचित समाजवादी प्रणालियों से अलग है। मोटे तौर पर इसे लोकतांत्रिक समाजवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। पंथनिरपेक्ष राज्य भारत एक पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संशोधन द्वारा संशोधित भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है। इसका नेहार्थ ये है कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है और ये सभी पंथों के व धर्मों का समान रूप से आदर करता है। दातव्य ये है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप को अपनाया गया है। यही कारण है कि भारतीय राज्य सभी धर्मों को नकारने के स्थान पर सभी का आदर करता है तथा उनके विकास में सहायक भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिक को विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जो भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ठोस परिणाम है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यहाँ नहीं अपनाया गया है। भारत में संघ एवं राज्य के सभी लोगों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। ऐसा करने का मूल कारण ये था कि भारतीय संविधान सभा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए चुनौतियों को लेकर अत्यंत सजग थी। यही कारण है कि भारत में किसी भी सदस्य किसी भी स्थान पर इसके अंतर्गत रहने वाले नागरिक सिर्फ भारतीय कहलाते हैं।
उनकी नागरिकता की पहचान राज्य के आधार पर नहीं होती। मौलिक अधिकार अमेरिका एवं आयरलैंड के संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक नागरिकों के 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। नंबर 5, संवैधानिक उपचारों के आधार पर का अधिकार, अनुच्छेद 32। नीति निर्देश तत्व, आयरलैंड के संविधान की तरह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देश तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकेगा, किंतु जब भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत महत्व रखते हैं, वस्तुतः नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारतीय संविधान को यदि समग्र रूप में देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव रखा हो या संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देश तत्व, इन सभी में भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर बल दिया गया है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं अद्भुत एवं अपने आपस में अनूठी हैं। यद्यपि इन विशेषताओं में से अधिकांश विश्व के अन्य संविधानों में देखने को मिलती हैं, पर उनका जो विशिष्ट संयोजन भारतीय संविधान में किया गया है वो इसे अनूठा बनाता है।